जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। बहुत सारी जन्म कुंडलियां हमारे पास पहुंचती हैं और लोग अलग अलग प्रकार की समस्याओं का समाधान हमसे पूछते हैं। उन कुंडलियों में से अधिकतर ऐसी कुंडलियां मुझे प्राप्त हुई जिनमें एक सामान्य प्रश्न लोगों ने मुझसे पूछा। वो प्रश्न है, हमारा कर्जा कब तक उतर जाएगा। जितने भी जन्म कुंडलियां मेरे पास आती हैं विश्लेषण के लिए, उनमें से 10 कुंडली में से लगभग 8 कुंडलियों के अंदर ये वाला प्रश्न किसी न किसी रूप से अवश्य रहता है। तो इससे ये पता चलता है कि दुनिया के अंदर लोग कर्जे से बहुत परेशान हैं और कर्जे के कारण बहुत सारी जिंदगियां तबाह होती हुई हमने देखी हैं, सुनी हैं। इसी वजह से आज के इस सत्र में हम इसी बात पर या यूं कहें कि इसी प्रश्न पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं कि हमारा कर्जा कब तक उतर जाएगा, इसकी क्या संभावना हमारी जन्म कुंडली के अंदर बनती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है कि हमारा कर्जा कब तक उतर जाएगा और कर्जे का संबंध हमारी कुंडली में कहां से होता है, इस बात को समझें। ये वाला जो लग्न भाव है, ये हमारा अपना व्यक्तित्व, अपना जीवन, यहां से हम जातक को देखते हैं। ये वाला जो भाव है, ये धन का भाव है, जहां पर जातक का संचित धन जहां पर रहता है, ये वो वाला भाव है। ये वाला भाव खर्च का भाव है। जातक ये हुआ, ये यहाँ पे खर्च करता है, यहाँ पे इसकी सेविंग्स होती है, इसका धन यहाँ पर कायम रहता है। कर्ज कहां से आता है? तो ये वाला भाव कर्ज का भाव है। ये जातक हुआ, इसका कर्जा यहां से आता है, इसका खर्चा यहां से आता है, इसका धन जो सेविंग होता है वो यहां से है और इसका लाभ ये वाला भाव है। तो अपने जन्म कुंडली में से प्रमुख रूप से हमें इन भावों को देखने की जरूरत पड़ती है इस प्रश्न के उत्तर के लिए कि मेरा कर्जा कब तक उतर जाएगा। ये मेरा प्रश्न है। मैं यहां पर हूं, यहां से मेरा कर्जा आता है, यहां से मेरा लाभ आता है, यहां से मेरा खर्च होता है और यहां से मेरा जो संचित धन है वो देखा जाता है। अब इसके बाद ये जातक हुआ और ये वाला भाव इसके खर्चे का हुआ, इसके हानि का हुआ, अर्थात ये 12वां भाव है। किसी भी जातक अथवा जातिका के कुंडली के अंदर ये वाला जो लग्न भाव है, ये उसके व्यक्तित्व का परिचायक होता है और 12वां भाव उसके खर्चे का परिचायक होता है। वो जो भी खर्च करेगा, जो भी उसका निवेश होगा, जो भी वो इन्वेस्ट करेगा, अर्थात उसके हाथ से जहां पर भी धन खर्च होता है, पैसा खर्च होता है, योग्यता खर्च होती है, कुछ भी अपने लाइफ के अंदर वो खर्च करता है, तो ये 12वां भाव उसका संकेत करता है। अर्थात मेरा खर्चा, अगर मेरा खर्चा अनाप शनाप हो जाता है, मेरा 12वां भाव खराब है, 12वां भाव खराब होने का अर्थ है कि मेरे कंट्रोल में मेरा खर्चा नहीं है, मेरे अनुशासन में मेरा खर्चा नहीं है। अगर मेरा खर्चा मेरे अनुशासन में नहीं है, तो सीधी सी बात कि खर्चा अनुशासन में नहीं होगा तो फिर हमारा खर्चा बढ़ता चला जाएगा और इस स्थिति के अंदर कर्जा भी बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 12वां भाव है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। कंट्रोल करने का अर्थ हुआ कि इस भाव को जितना हो सके हम अच्छा बनाएं। जो भी आपके 12वें भाव में ग्रह होगा, उस ग्रह का जो रिश्तेदार है, उस ग्रह का जो प्रतीक है, जो भी व्यक्ति है, उसके साथ में अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसके साथ में आपके रिलेशन खराब होते हैं, उसके प्रति आपकी सोच खराब होती है, तो आपका 12वां घर खराब होगा। 12वां घर खराब होने का मतलब है कि आपका खर्चा खराब होगा। और खर्चा खराब कब होता है? जब अनावश्यक कार्यों में
हमारा खर्चा होने लग जाए, आवश्यक कार्यों में खर्चे के लिए पैसा न बचे, तब ये वाला भाव खराब हो जाता है। तो पहले नंबर पे हमारे को अपने खर्चे वाले भाव को अर्थात 12वें भाव को अच्छा करने की जरूरत है। और 12वें भाव को अच्छा करने के लिए जो भी यहाँ पर ग्रह है, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए आपके इस भाव में 1 और 8 नंबर में से कोई नंबर हो, तो इसका अर्थ है कि आपका इस भाव का जो प्रतीक है वो मंगल है, अर्थात इस भाव का स्वामी मंगल है। और मंगल किसको संकेत करता है? तो मंगल देखिए हमारा भाई वो मंगल है, पुलिस फोर्स हमारा मंगल है, मिलिट्री फोर्स हमारा मंगल है, जो भी साहस के काम करने वाले विभाग हैं वो सभी मंगल से संबंधित हैं। जहां पर अग्नि का काम होता है, जहां पर रिस्क का काम होता है, खतरे वाला काम होता है, वो मंगल है। यहां पर अगर 2 या 7 में से कोई नंबर हो तो इसका अर्थ है कि इस भाव का मालिक शुक्र है। तो शुक्र एक प्रकार की लग्जरी को संकेतित करता है। शुक्र एक प्रकार से हमारे हमारे जीवन के अंदर जो आरामदायक जीवन होता है, विलासितापूर्ण जीवन होता है, उसको संकेत करता है। और शुक्र पत्नी का कारक है, विलासिता का कारक है, हमारे जीवन की लग्जरी का कारक है। इसी प्रकार यहाँ पर 3 या 6 इनमें से कोई अंक हो तो इसका अर्थ है कि इस भाव का स्वामी आपका बुध है। और बुध उस भाव का स्वामी होने का अर्थ हुआ आपकी बहन, आपकी बुआ, आपकी बेटी, आपकी साली इत्यादि, ये सारे के सारे रिश्तेदार आपके इस भाव के कारक होते हैं। इस भाव पर अगर 10 और 11 में से कोई नंबर हो तो इसका अर्थ है कि शनि इस भाव का कारक है। और शनि इस भाव का कारक होने का अर्थ हुआ आपके घर के जो बुजुर्ग हैं वो इसके रिश्तेदार हो गए, लेबर इसके रिश्तेदारी के अंदर आ गया, जो भी मजदूरी करने वाले लोग हैं वो सभी के सभी शनि के अंतर्गत या शनि के परिचय के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पर अगर 9 और 12 में से कोई नंबर है तो इसका अर्थ हुआ कि इस भाव का स्वामी आपका गुरु है। गुरु स्वामी होने का मतलब हुआ कि इस भाव का जो कारक है आपके घर के जो आदरणीय पुरुष हैं, जो पूर्वज हैं, वो गुरु के अंतर्गत आ जाते हैं। हमारे जो गुरुदेव हैं, हमारे पुरोहित, पंडित जी इत्यादि, वो गुरु के द्वारा संकेतित होते हैं। तो 9 और 12 होने से इस भाव का कारक या इस भाव का मालिक हम गुरु को मानेंगे। अगर यहाँ पर 5 नंबर है तो उसका मालिक, उसका कारक सूर्य हुआ। और सूर्य होने का अर्थ है कि आपके पिताजी, आपकी सरकार और आपके जीवन में जहां से रोशनी आती है वो वाला हिस्सा। 4 नंबर अगर यहाँ पर है तो इसका अर्थ हुआ कि इस भाव का स्वामी चंद्रमा है। और चंद्रमा का अर्थ हुआ चंद्रमा की रिश्तेदारी आपकी माता जी हो गई। और जिसको भी हम माता के रूप में स्वीकार करते हैं वो चंद्रमा है, जैसे कि धरती माँ है, गौ माँ है, हमारी अपनी माँ है, सासू माँ है, नानी माँ है, दादी माँ है, वगैरह वगैरह। तो ये सब जहां पर भी माँ शब्द जुड़ जाता है वो चंद्रमा के द्वारा संकेतित हो जाता है। तो खर्चे वाले भाव के अंदर इनमें से जो भी नंबर होगा उसकी रिश्तेदारी के साथ में पहले नंबर पे हमारे को अपने रिश्ते बहुत अच्छे बनाने होंगे। और यहाँ तक कि आप अपनी कमाई का थोड़ा बहुत हिस्सा, जो भी यहाँ पर आपका ग्रह है और इस ग्रह की जो रिश्तेदारी है, थोड़ा बहुत पैसा अपने हाथ से उनको देंगे, अर्थात उनके ऊपर खर्च करेंगे, तो आपका ये वाला भाव कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और जहां आपका खर्चा कंट्रोल होना शुरू हो गया वहां आप कर्ज से मुक्त हो सकोगे। वैसे भी आप देखो, जो लोग ज्योतिष विद्या को जानते हैं, यहाँ पर जो भी ग्रह हमारी कुंडली के अंदर होता है उसकी सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है। अर्थात अगर खर्चा हमारा ठीक हुआ तो उसकी दृष्टि यहाँ पर पड़ जाएगी। और खर्च ठीक होने का मतलब है कि आपका कर्जा उतर जाएगा। तो सबसे पहले हमारे को अपना खर्चा मेंटेन करने की जरूरत है, इस भाव को सही करने की जरूरत है। इसके बाद खर्चा उतारने के लिए हम क्या करें? तो देखिए, जैसे ये वाला जो भाव है, यहां से ये जातक का भाव हुआ, इसका ये 12वां घर है, ठीक है।
इसका 12वां घर, अर्थात मेरा 12वां घर मेरे खर्चे का है। उसी प्रकार ये मेरा कर्जा है, तो कर्ज का 12वां घर कर्जे के खर्चे का होगा। तो जैसे मेरा 12वां घर ये है, तो कर्जे का 12वां घर कौन सा होगा? आप यहां से गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा ये जो 5वां घर है, ये आपका कर्जे का 12वां घर, अर्थात कर्जे की हानि वाला घर। तो हमारा कर्जा ये है और ये वाला भाव कर्जे की हानि का भाव है। तो जिस समय हमारी कुंडली के अंदर ये वाला भाव एक्टिव हो जाए और ये वाला भाव एक्टिव हो जाए, एक्टिव होने का क्या अर्थ है? मान लीजिए ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये जो दशाएं होती हैं, उन दशाओं में से इस घर का जो मालिक है और इस घर का जो मालिक है, मालिक को देखने का यही तरीका है कि यहाँ पर जो नंबर होगा वो ग्रह उसका मालिक होगा, इनमें से जो नंबर यहाँ होगा उसका जो ग्रह है उसका मालिक होगा। तो जब इस भाव की और इस भाव के अंदर जो भी ग्रह है उसकी जब महादशा होगी, उसी की जब अंतरदशा होगी, महादशा और अंतरदशा के टाइम पे, अर्थात एक की महादशा दूसरे की अंतरदशा, इसकी महादशा उसकी अंतरदशा, या तो ऐसा कॉम्बिनेशन बने। किंतु कई बार क्या होता है कि महादशा का जो पीरियड होता है थोड़ा लंबा हो जाता है, तुरंत वैसा टाइम नहीं आ पाता। तो अगर इस प्रकार की दिक्कत है तो फिर हम देखेंगे अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, इन दोनों को देखेंगे। तो जहां पर अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा इस भाव के ग्रह की और इस भाव के ग्रह की दशा होगी, उस समय हमारा कर्जा उतरेगा। एक बात ये हुई। दूसरी बात, हमारी कुंडली के अंदर जिस समय गुरु और शनि का गोचर इस भाव में हो और इस भाव में हो, शनि और गुरु का गोचर इस भाव के ऊपर भी असर डाल रहा हो और इस भाव के ऊपर भी असर डाल रहा हो, उस समय भी हमारे कर्जे का जो उतरने का टाइम संकेतित होता है। तो दो बातें मुख्य रूप से हमारे को ध्यान में रखनी है कि हमारी महादशा और अंतरदशा में से ये वाला भाव और ये वाला भाव का जो स्वामी ग्रह है, इस भाव के स्वामी ग्रह की और इस भाव के स्वामी ग्रह की महादशा और अंतरदशा का कॉम्बिनेशन बने, या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा का कॉम्बिनेशन बने। दूसरे नंबर पे गुरु और शनि का गोचर इस भाव में हो जाए, इस भाव में हो जाए। गुरु और शनि के गोचर का प्रभाव इन दोनों भाव में पड़े। कैसे पड़ेगा? मान लीजिए गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5 7 9, शनि की 3 दृष्टियां हैं, 3 7 10। तो गोचर करते हुए गुरु कहीं पर भी आ जाए, शनि कहीं पर भी आ जाए, अगर उनकी दृष्टि इन दोनों घर के ऊपर पड़ जाए एक साथ, गुरु की भी और शनि की भी, जब दोनों ग्रहों की दृष्टि यहां पर पड़ेगी, एक तो इन दोनों भावों के स्वामियों की दशा का कॉम्बिनेशन बनना, दूसरे नंबर पे दोनों भावों के ऊपर गुरु और शनि का गोचर का कॉम्बिनेशन बनना, उनकी दृष्टि का कॉम्बिनेशन बनना, ये दोनों चीजें जब एक साथ इन दोनों घरों पर पड़ जाती हैं तो वो टाइम हमारा कर्ज से मुक्ति का टाइम होता है। उस टाइम पर हमारा कर्ज उतर सकता है। और उसके साथ एक चीज और ध्यान में रखना है, क्योंकि ये हमारा धन भाव है, तो धन भाव भी अच्छा होना चाहिए। धन भाव अच्छा करने के लिए, चूंकि ये धन भाव स्पीच का भी भाव है, संयुक्त परिवार का भाव है, तो मैक्सिमम आप संयुक्त परिवार के साथ रहें, अच्छी वाणी बोलें, वाणी को खराब न करें, और भोजन भी यहीं से आता है। तो अपने जीवन में कोशिश करें कि सात्विक भोजन की तरफ ही आपके कदम बढ़े, तामसिक भोजन की ओर न बढ़े। ये वाला भाव शुभ होना चाहिए, ये वाला भाव शुभ होना चाहिए, ये आपके लाभ का भाव है, आमदनी का भाव है, ये वाला भाव भी शुभ होना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए जब हम इस भाव की और इस भाव की दशा और गुरु तथा शनि का गोचर देख करके हम टाइम निकालेंगे, तो वो जो समय होगा हमारी कर्ज से मुक्ति का समय होता है। तो कर्ज कब तक उतर सकता है, इस बात को भली भांति समझें और वैसा ही प्रयास करते रहें।
आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें, धर्म के मार्ग पर अवश्य चलते रहें। प्रभु कृपा से हमेशा आनंद मंगल जीवन के अंदर बरसता रहे, ये हमारी शुभकामना है। इतने प्रेम से हमारे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूं। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन